गुड इवनिंग बच्चों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और पढ़ने जा रहे हैं और वो है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, है ना। चलो बच्चों, उससे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। क्या हेडिंग है भैया? कोगुलेशन या फिर इसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। बच्चों इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हार्डी-शूज रूल। हार्डी-शूज रूल, है ना। बच्चों पहली बात तो क्या मतलब है कोगुलेशन का और प्रेसिपिटेशन, है ना। चलो पहले एक चीज समझते हैं और वो ये चीज है कि लायोफिलिक कोलॉइड स्टेबल क्यों होते हैं। बच्चों मैं लायोफिलिक की बात पूछ रहा हूं, तो दो रीजन है इसके स्टेबल होने के। लायोफिलिक कोलॉइड जानते हो ना, प्रोटीन का कोलॉइड, स्टार्च का, सेलुलोज का, है ना, गम का, जिलेटिन का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो कोलॉइड होते हैं वो लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं। वो स्टेबल क्यों होते हैं? तो एक रीजन है ड्यू टू चार्ज, एक रीजन है ड्यू टू चार्ज। अब चार्ज कैसे? अगर सेम चार्ज होने की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते रहते। अगर मान लो इनके ऊपर चार्ज नहीं होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, जुड़ जाते, प्रेसिपिटेट हो जाते। बच्चों चार्ज बहुत बड़ी वजह है कोलॉइडल पार्टिकल के स्टेबल होने की, कोलॉइडल सोल के स्टेबल होने की। क्यों? चार्ज की वजह से। कैसे? चार्ज की वजह से ऐसे, सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते, सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से ये कोगुलेट नहीं होते, प्रेसिपिटेट नहीं होते। भैया रिपेल करते रहते तो पूरे मीडियम में घूमते रहते ड्यू टू द चार्ज। एक और रीजन है बच्चों, एक और रीजन है, वो आप जानते हैं। Dispersed phase particle show very large affinity for the dispersion medium. For the dispersion medium, dispersed phase particle बहुत ज्यादा affinity रखते हैं dispersion medium के लिए। इसको लिख लेते हैं हम लोग हाई सॉल्वेशन, ऐसे भी लिखा जाता है किताबों में, हाई सॉल्वेशन। डिस्पर्स फेज पार्टिकल बहुत ज्यादा अफिनिटी रखते हैं डिस्पर्जन मीडियम के लिए, इसलिए लायोफिलिक कोलॉइड स्टेबल होते हैं। इसीलिए बच्चों इनको कोगुलेट करना, इसीलिए इनको कोगुलेट करना या प्रेसिपिटेट करना डिफिकल्ट होता है। इनको कोगुलेट करना या प्रेसिपिटेट करना डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लायोफिलिक कोलॉइड स्टेबल क्यों होते हैं। तो बच्चों लायोफिलिक कोलॉइड जो होते हैं वो स्टेबल इसलिए होते हैं, एक रीजन है ड्यू टू चार्ज, एक रीजन है चार्ज। अच्छा बच्चों ये बताओ, चार्ज अगर होगा, चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। बच्चों मान लो अगर ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर ये रिपेल करेंगे तो ये स्टेबल होंगे, रिपेल करने की वजह से स्टेबल होंगे। मान लो अगर मैं इनका चार्ज हटा दूं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे तो कोगुलेट हो जाएंगे। तो व्हाई लायोफिलिक कोलॉइड आर स्टेबल? तो दो रीजन है, एक तो ड्यू टू चार्ज और एक डिस्पर्स फेज पार्टिकल शो वेरी लार्ज अफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, जिसको हम लोग लिखते हैं हाई सॉल्वेशन। इसीलिए इनको कोगुलेट या प्रेसिपिटेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इनको कोगुलेट करना या प्रेसिपिटेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इनको कोगुलेट करना या प्रेसिपिटेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Why lyophilic colloid are stable? One reason is due to charge, other reason is dispersed phase particles show very large affinity for the dispersion medium, जिसको हम लिखते हैं हाई सॉल्वेशन, जिसकी वजह से कोगुलेट या प्रेसिपिटेट करना इनको डिफिकल्ट होता है। इनको कोगुलेट और प्रेसिपिटेट करना डिफिकल्ट होता है। सुन लिया क्या? आप जरा मेरी बात समझो कि क्या मीनिंग है कोगुलेशन का और कोगुलेशन कैसे किया जाता है। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने को, प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने को पेप्टाइजेशन बोलते हैं। बोलो, किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने को पेप्टाइजेशन बोला जाता है। तो ये रिवर्स होता है, कोगुलेशन जो होता है वो रिवर्स होता है।
तो किसी भी कोलोइडल फॉर्म को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। कोगुलेशन कह लो या फिर फ्लोकुलेशन भी कह लो। बच्चों किसी भी प्रेसिपिटेट को कोलोइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना पेप्टाइजेशन कहलाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और किसी भी कोलोइडल फॉर्म को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन कहलाता है। तो प्रेसिपिटेट को अगर आप कोलोइडल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये पेप्टाइजेशन कहलाता है, और कोलोइडल फॉर्म को अगर आप प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करोगे तो इसे बोलो कोगुलेशन कहते हैं। मेरी बात सुनिए, तो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a colloidal soul into a precipitate is known as the process of converting a colloidal soul into a precipitate is known as coagulation. बच्चों कोगुलेशन कर किसका रहे हैं? किनका कोगुलेशन इजी होता है? किनका कोगुलेशन इजी होता है? जो लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल कौन होते हैं? लायोफोबिक। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कोलोइडल फॉर्म इनटू अ प्रेसिपिटेट इज नोन एज कोगुलेशन। और किसका कोगुलेशन आसान होता है? लायोफोबिक का। लायोफोबिक कोलोइड्स को कोगुलेट करना आसान होता है, उन्हें अलग करना डिस्पर्जन मीडियम से आसान होता है, क्योंकि वो लेस स्टेबल होते हैं। ये मोर स्टेबल होते हैं, लायोफिलिक मोर स्टेबल होते हैं बच्चों, इसीलिए इनको अलग करना मुश्किल होता है। इनको अलग करना आसान होता है, इनको कोगुलेट करना इजी होता है। इसको कोगुलेट करना इजी होता है। क्यों इजी होता है? बिकॉज दे आर लेस स्टेबल। अब पढ़ते हैं मेथड ऑफ कोगुलेशन। किनको कोगुलेट कर रहे हैं हम लोग? लायोफोबिक को। तो बहुत आसान है। मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था, व्हाई लायोफिलिक कोलॉइड आर स्टेबल। तो लायोफिलिक कोलॉइड दो वजह से स्टेबल होते हैं, एक तो चार्ज की वजह से, एक डिस्पर्स फेज पार्टिकल शो वेरी लार्ज अफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, इसकी वजह से। तो इनको कोगुलेट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्टेबल होते हैं ये ज्यादा। बच्चों ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको कोगुलेट या प्रेसिपिटेट करना मुश्किल होता है। प्रेसिपिटेट को कोलोइडल फॉर्म में कन्वर्ट करने को पेप्टाइजेशन बोला जाता है। कोलोइडल फॉर्म से प्रेसिपिटेट को बनाना कोगुलेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कोलोइडल फॉर्म इनटू अ प्रेसिपिटेट इज नोन एज कोगुलेशन। किसको कोगुलेट करना आसान है? लायोफोबिक को। क्यों लायोफोबिक को कोगुलेट करना आसान है? क्योंकि लेस स्टेबल। बोलो बच्चों, वन ऑफ द मेन रीजन है लायोफिलिक एज वेल एज लायोफोबिक के स्टेबल होने का, और वो चार्ज है। चार्ज इनको रिपेल करता है, एक दूसरे से पास नहीं आने देता। पास आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। बच्चों वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द कोलोइडल सोल इज स्टेबल इज द चार्ज। और आपने पिछले टर्म में पढ़ा है कि ये चार्ज इनके ऊपर प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन से आता है। ये अपने जैसे आयन को एडसॉर्ब कर लेते हैं। पढ़ा था ना प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन से। बोलो जल्दी से। बच्चों मेरी बात सुना यहां पर बहुत ध्यान से। अभी जी मेंस ने 2020 में 5 सितंबर को एक क्वेश्चन पूछा था, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। x/m और प्रेशर का वेरिएशन दे रखा था फ्रेंडलिस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का, कुछ इस तरीके से। ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर है। पूछा था रिलेशन बताइए T1 T2 T3। पहली बात आपको अच्छी तरह मालूम है, ये आपको मैं बार बार पढ़ाता रहता हूं इसलिए ताकि आप लोग कर पाए। आपको अच्छी तरह मालूम है फ्रेंडलिच के अंदर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁻⁴ एट लो प्रेशर।
x अपॉन m एट लो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1, और एट हाई प्रेशर बच्चों, एट हाई प्रेशर x अपॉन m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये पढ़ा है हम लोगों ने। तो अगर हम लो प्रेशर पे फ्रेंडिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कर्व बनाएं तो वो लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन होता है, फिर आगे जाके वो ऐसे हो जाता है। हाई प्रेशर पे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। बोलो। और अगर हम मॉडरेट प्रेशर की बात करें, मॉडरेट प्रेशर की बात, तो एट मॉडरेट प्रेशर x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू द p की पावर 1/n, और 1/n स्लोप होता है, आपको मालूम है। तो अब यहां पर बच्चों, यहां पर एक चीज कर सकते थे आप लोग, यहां पर आप ऐसे डॉटेड कर लें, इससे क्या होगा, प्रेशर सभी के लिए सेम हो गया। ऐसा आप लोग गैसियस स्टेट में भी करते थे, प्रेशर सभी के लिए सेम हो गया। तो अब किसका वेरिएशन देखा जाएगा, x अपॉन m और टेम्परेचर के। तो x अपॉन m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, x upon m is inversely proportional to the temperature, x upon m is inversely proportional to the temperature। तो यहां से हम लोग समझ गए सबसे कम x upon m किसके लिए, T1 के लिए, then T2 then T3। तो x upon m की वैल्यू टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x upon m is inversely proportional to the temperature। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो x अपॉन m कम होगा। जिस बच्चे को x अपॉन m नहीं मालूम है उसे मैं बता दूं, x अपॉन m को एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं x अपॉन m को। x अपॉन m को एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नोट कर लिया है सही से, अब आगे चलते हैं। मेथड ऑफ कोगुलेशन, method of coagulation, method of coagulation। मेथड ऑफ कोगुलेशन बच्चों, कौन कौन से मेथड होते हैं कोगुलेशन करने के। एक मेथड आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है। जब डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, when dispersed phase particle move towards the oppositely charged electrode under the influence of electric field, then this is known as electrophoresis। बेटा हम लोगों ने बनाया था डायग्राम, इस तरीके से हमने दो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड लिए, मान लो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमने एक मेटल की प्लेट ले ली, ये नेगेटिव चार्ज है। सब बच्चों ने पढ़ रखा है अच्छे से। तो क्या होगा, जो ये कॉलोइडल पार्टिकल है, मान लो ये कॉलोइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, ये कॉलोइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, तो ये मूव करने लगेंगे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। बोलो, ये कॉलोइडल पार्टिकल अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। बोलो। और जब ये यहां पर जाएंगे तो ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो एक मेथड है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोगुलेशन करने का एक मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है बच्चों। ये अपना चार्ज यहां पे जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे इस प्लेट पर और कोगुलेट हो जाएंगे। तो इस मेथड को भी बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ द कोगुलेशन। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है और ऊपर से मेथड भी है कोगुलेशन का। दूसरा है बाय म्यूचुअल मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड कॉलोइडल सोल, बाय म्यूचुअल मिक्सिंग ऑफ
two oppositely charged colloidal soul by mutual mixing of two oppositely charged colloidal soul। दो oppositely charged colloidal soul को आपस में मिक्स करके, म्यूचुअल मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड कोलोइडल सोल, दो अपोजिटली चार्ज्ड कोलोइडल सोल की म्यूचुअल मिक्सिंग करके हम उन्हें क्या कर सकते हैं, मान लो जैसे आर्सेनियस सल्फाइड है, इसका कोलोइडल सोल कैसा चार्ज है, नेगेटिव। FeOH का होल है, इसका कोलोइडल सोल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, बच्चों एक तरीका मेरा खुद सोचो आप, अगर आपको कोलोइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट करना है तो आप उनको किसी तरीके से उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो। इन कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को अगर आप क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो। और अगर आप इन कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, अगर आप इन कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो अगर हम इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो जब ये चार्ज, अभी ये बताओ चार्ज है तो चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। बट अगर मान लो मैं इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दूं किसी तरीके से, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के काफी तरीके हैं। ये चार्ज आता कैसे आपको मालूम है, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन से आता है। ये चार्ज आपको अच्छी तरह मालूम है किससे आता है, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन से आता है। मैंने किसी तरीके से चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया है। चार्ज को अगर ये न्यूट्रलाइज करेंगे देन ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर ये अट्रैक्ट करने लगेंगे तो ये कोगुलेट हो जाएंगे। तो अगर आप कोलोइडल पार्टिकल को कोगुलेट करना चाहते हैं तो आप उनका किसी तरीके से चार्ज न्यूट्रलाइज कर दीजिए। और अगर आप उनका चार्ज न्यूट्रलाइज कर दोगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे और कोगुलेट हो जाएंगे। वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे और कोगुलेट हो जाएंगे। मेथड ऑफ कोगुलेशन में पहला तरीका इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा अगर आपको कोगुलेट करना है तो आप इन कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो। जो कोलोइडल पार्टिकल पे जो चार्ज है आप उसे न्यूट्रलाइज कर दो। कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो। और अगर ये चार्ज को कोलोइडल पार्टिकल, ये लिख लो मैं, अगर आप कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हो तो वो क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे तो वो कोगुलेट हो जाएंगे। तो आप किसी तरीके से इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो। एक तरीका चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक तरीका चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक तरीका चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक तरीका चार्ज का न्यूट्रलाइज करने का इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और दूसरा तरीका चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का है बाय मिक्सिंग। भाई एक कोलोइडल सोल नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा कोलोइडल सोल पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों को मिक्स कर दो, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अगर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो कोगुलेट हो जाएगा। तो दूसरा मेथड भी आपकी समझ में आ गया हो, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड कोलोइडल सोल। बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड कोलोइडल सोल, by mixing two oppositely charged colloidal soul। जल्दी बोलो बच्चों। जो तीसरा मेथड है वो समझो आप, बाय बॉइलिंग। अब क्या होता है, जैसे ही आप बॉयल करोगे कोलोइडल सोल के सॉल्यूशन को तो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल के बीच में, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल के बीच में बिटवीन कोलिजन बढ़ जाएगा। भाई डिस्पर्स फेज पार्टिकल पहले के कंपैरिजन और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के बीच में कोलिजन बढ़ गया, दोनों एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे। ऐसा करने से जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल उसके ऊपर जो चार्ज है, ऐसा करने से जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है उस पे जो चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा करने से डिस्पर्स फेज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। और ऐसा करने से डिस्पर्स फेज पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा बॉइलिंग करने से। ऐसा करने से जो चार्ज है जो इसके ऊपर एडसॉर्प्शन से आता है वो चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा। चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो चार्ज क्या होने लगेगा, वो आयंस, जो आयंस एडसॉर्ब हुए हैं, जो आयंस एडसॉर्ब हुए हैं
वो डिसॉप्ट होने लगेंगे। डिसॉप्ट होने लगेंगे। जो आयंस एडसॉर्ब हुए हैं वो डिसॉप्ट होने लगेंगे, और अगर वो डिसॉप्ट होने लगे, जो आयंस एडसॉर्ब हुए हैं अगर वो डिसॉप्ट होने लगे, जो आयंस एडसॉर्ब हुए हैं अगर वो डिसॉप्ट होने लगे, तो हमारा कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और अगर कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो गया तो वो कोगुलेट हो जाएगा, वो कोगुलेट हो जाएगा, या फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो एक मेथड और आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में कुछ नहीं होता, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोलिजन बढ़ जाते हैं, और अगर कोलिजन बढ़ जाएंगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, तो जो उसके ऊपर चार्ज है कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो चार्ज ये आया किसकी वजह से, ये चार्ज आया किसकी वजह से, आयंस को एडसॉर्ब करने की वजह से, कॉमन आयन को एडसॉर्ब करने की वजह से, कॉमन आयन को एडसॉर्ब करने की वजह से ये चार्ज आया। ये चार्ज अगर ये चार्ज डिस्टर्ब हो गया तो ये जो आयन है ये डिसॉर्प्ट होने लगेंगे, और अगर ये आयन डिसॉर्प्ट होने लगेंगे तो उनके ऊपर से चार्ज हटने लगेगा। चार्ज हटने लगेगा तो कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, और अगर कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। कितने मेथड हो गए, तीन मेथड हो गए। किसके बच्चों, तीन मेथड किसके हो गए, मेथड ऑफ कोगुलेशन है, तीन मेथड। बच्चों तीन मेथड हो गए कोगुलेशन के। अब बच्चों फोर्थ मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मेथड है परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट का मतलब है लगातार करते जा रहे हो आप डायलिसिस। बच्चों हम डायलिसिस करते क्यों, बच्चों हम डायलिसिस करते क्यों है, मेरे बच्चे बताएंगे। हम डायलिसिस करते हैं जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसे रिमूव करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए। भाई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे कोलोइडल सोल को डिस्टेबलाइज करता है। डिस्टेबलाइज करता है, उसको रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस करते हैं, उसे रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस करते हैं। बट बच्चों आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि जब मैंने पढ़ाया प्यूरिफिकेशन पढ़ाया, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, a minimum amount of electrolyte, a minimum amount of electrolyte is required to stabilize the colloidal soul, stabilize the colloidal soul। भाई एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए किसको स्टेबलाइज करने के लिए, कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द कोलोइडल सोल। मान लो अगर आपने जो मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का चाहिए इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द कोलोइडल सोल, अगर आपने उसे भी रिमूव कर दिया, मान लो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ, हम करते क्या है, जो अमाउंट ज्यादा होता है वो हमारे कोलोइडल सोल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगता है, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगता है। तो हम डायलिसिस करके, प्यूरिफिकेशन करके जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिमूव करते हैं, बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द कोलोइडल सोल। और मान लो अगर आपने लगातार डायलिसिस करते गए तो जो मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायर्ड है टू स्टेबलाइज द कोलोइडल सोल, अगर वो भी रिमूव हो गया, अगर वो भी रिमूव हो गया तो कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो जाएगा।
तो कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और अगर कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो गया तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कोगुलेशन का मतलब डिस्टेबलाइजेशन है कोलोइडल सोल का। भाई आप ये बताओ, एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए ना इलेक्ट्रोलाइट का किसी कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने का। अगर आपने उसे भी हटा दिया तो कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। भाई जो एक्सेस में उसे भी हटाना है, बट एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए ना इलेक्ट्रोलाइट का टू रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द कोलोइडल सोल। और अगर आपने वो मिनिमम अमाउंट भी हटा दिया, आपने अगर वो मिनिमम अमाउंट भी इलेक्ट्रोलाइट का हटा दिया, जो मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द कोलोइडल सोल, अगर वो भी आपने रिमूव हो गया तो कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो गया, अगर कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो गया, अगर कोलोइडल सोल डिस्टेबलाइज हो गया तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा या कोगुलेट हो जाएगा। मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, प्रेसिपिटेट हो जाएगा या कोगुलेट हो जाएगा। परसिस्टेंट डायलिसिस का क्या मतलब होता है? लगातार करे जा रहे हो डायलिसिस तो जो मिनिमम अमाउंट है वो भी रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का। और अगर वो मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का रिमूव हो गया तो आपका कोलोइडल सोल क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो कोगुलेशन का मतलब बच्चों, कोगुलेशन का मतलब डिस्टेबलाइजेशन भी है कोलोइडल सोल का। कोगुलेशन का मतलब डिस्टेबलाइजेशन भी है कोलोइडल सोल का। कोगुलेशन का मतलब डिस्टेबलाइजेशन भी है कोलोइडल सोल का। कोगुलेशन का मतलब डिस्टेबलाइजेशन भी है कोलोइडल सोल का। मेरी बात सुन रहे हैं? कोगुलेशन का मतलब डिस्टेबलाइजेशन भी है कोलोइडल सोल का। कोलोइडल सोल का मतलब डिस्टेबलाइजेशन भी है कोलोइडल सोल का। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब बच्चों, अब आता है जो टॉपिक आपके लिए आज के टर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, सुनो बहुत ध्यान से। आपको कोलोइडल सोल बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और कोगुलेशन करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। बच्चों कोगुलेशन करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, बट कोगुलेशन में आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए एक्सेस में। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। बच्चों कोगुलेशन करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। लिख दूं? कोगुलेशन करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। इस इलेक्ट्रोलाइट का, इस जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, इसका अपोजिट आयन, कोलोइडल पार्टिकल के अपोजिट आयन, इसका अपोजिट आयन, अपोजिटली चार्ज आयन न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन कोलोइडल सोल। इसका अपोजिटली चार्ज आयन न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द कोलोइडल सोल। सो कोलोइडल पार्टिकल और डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल attract each other and coagulate. बच्चों इस आयन को, जैसे मान लो अगर आपका कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव चार्ज आयन, जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसका नेगेटिव चार्ज आयन पॉजिटिव चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। नहीं समझे? बोलो। पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल, पॉजिटिवली जो कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो इस पॉजिटिवली चार्ज को जो कोलोइडल पार्टिकल है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और अगर चार्ज न्यूट्रलाइज होने के बाद ये कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर।
they attract each other and coagulate, they attract each other and coagulate. ये कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे और कोगुलेट हो जाएंगे. These colloidal particles attract each other and coagulate. नहीं समझे? पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे एक्सेस में. जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा. बोलो, नेगेटिव चार्ज आयन. इस आयन को बोला जाता है कोगुलेटिंग आयन. इस आयन को बोला जाता है कोगुलेटिंग आयन. जैसे एक क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन. पहले आप इतनी पूरी कहानी को नोट कर लो बच्चों, तब तक मैं पानी पी लूं. बच्चों कोगुलेशन देखो, आपको कोलोइडल सोल बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए बट एक मिनिमम अमाउंट में, और कोगुलेशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा एक्सेस में. जब एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा कोलोइडल पार्टिकल पे. तो जैसे ही उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा कोलोइडल पार्टिकल अट्रैक्ट करने लगेंगे एक दूसरे को. जैसे कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दे कोगुलेट और प्रेसिपिटेट. बोलो, दे कोगुलेट और प्रेसिपिटेट. जल्दी बोलो भाई. कोगुलेशन को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोलोइडल सोल को बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, बट एक्सेस में चाहिए. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है. ऐड किया, इसका अपोजिटली चार्ज, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया उसका अपोजिटली चार्ज आयन न्यूट्रलाइज करता है चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल. वो न्यूट्रलाइज करता है चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल. और कोलोइडल सोल पे जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने पर ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं और कोगुलेट हो जाते हैं. तो अगर आपके कोलोइडल सोल पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट आपको नेगेटिव चार्ज आयन उसको न्यूट्रलाइज करेगा. उस आयन को बोला जाता है कोगुलेटिंग आयन. उस आयन को बोला जाता है कोगुलेटिंग आयन. चलो क्वेश्चन थोड़ा तो क्या तरीके हैं. एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आप क्या कर सकते हैं, चार्ज न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. एक और तरीका है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल, ये भी कर सकते हैं. एक और तरीका है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस. एक और तरीका है बाय बॉइलिंग. और सबसे बेहतर तरीका है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट. क्वेश्चन देखो बच्चों क्या पूछा जाता है. क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स में. 3 मार्क्स में एक सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन था व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू. 3 मार्क्स में ये ज्यादातर पूछा जाता है, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through the colloidal soul, is passed through the colloidal soul. तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैपेंड व्हेन FeOH का होल थ्राइस, व्हेन व्हाट हैपेंड व्हेन वी ऐड NaCl इन FeOH का होल थ्राइस. अब जरा बहुत आसान से समझो. ये क्वेश्चन लगातार सीबीएसई ने पूछा 4 टाइम्स, लगातार एक के बाद एक, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन. तो व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, एक लाइन में आंसर क्या है, दिस इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट. एक लाइन में आंसर क्या है, दिस इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट. व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कोलोइडल सोल, द आंसर इज इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्स प्लेस. Electrophoresis takes place. और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन वी ऐड. तो FeOH का होल थ्राइस कैसा कोलोइडल सोल, पॉजिटिवली चार्ज्ड. क्लोराइड आयन, इसको कौन सा आयन कहेंगे, कोगुलेटिंग आयन. ये क्लोराइड आयन न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज. दिस क्लोराइड आयन न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज. जैसे ये क्लोराइड आयन न्यूट्रलाइज करेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन FeOH का थ्राइस, कोगुलेशन टेक्स प्लेस. कोगुलेशन टेक्स प्लेस. नोट करो, तीनों क्वेश्चनों का आंसर होगा.
नोट किया? जल्दी बताओ, नोट किया? भैया जब आप किसी कोलोइडल सोल में से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो कोलोइडल पार्टिकल अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। FeOH का होल थराइज एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सोल है और क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, वो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ये कोगुलेट हो जाएंगे। बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। अच्छा ये बताओ, बटर किसका एग्जांपल है? बटर किसका एग्जांपल है? बहुत आसानी से जानते हो, जेल का। जेल का क्या मतलब होता है? लिक्विड इन सॉलिड। जेल का मतलब होता है लिक्विड इन सॉलिड, जी कहते हैं। लिक्विड इन लिक्विड को ई कहते हैं, और बच्चों यहां लिक्विड इन गैस को ए कहते हैं, और उसके बाद गैस इन सॉलिड को सॉलिड सोल कहते हैं। बोलो। और गैस इन लिक्विड को फोम कहते हैं, GASF। इसको ट्रिक याद कराई थी मैंने, GEASF। लिक्विड इन सॉलिड को जेल कहते हैं, जेल। ई का मतलब इमल्शन, ए का मतलब एरोसोल, एस का मतलब सॉलिड सोल। रबर इसका एग्जांपल है, क्यूमिक स्टोन इसका एग्जांपल है, एफ का मतलब फोम। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल बोलो जल्दी से। ये आया है अभी IIT में, फॉग एंड मिस्ट। अरे भैया कोहरा में क्या होता है? वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है ना एयर में। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल बोलो, रबर एंड क्यूमिक स्टोन। जल्दी किया करो। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बोलो, सोप, लेदर, शेविंग क्रीम। बोलो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बोलो, मिल्क, कोल्ड क्रीम। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल बोलो, चीज, बटर। जल्दी करो, नोट कर लो बच्चों, पहले मैं अभी पढ़ा रहा हूं। नोट किया बच्चों? चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्डी शूज रूल, है ना? कौन सा रूल? हार्डी शूज रूल, है ना बच्चों? कुछ नहीं है। हार्डी शूज रूल ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। बच्चों सबसे पहले आपको पहचानना है कि कोलोइडल सोल, हार्डी शूज रूल। आपको सबसे पहले पहचानना है कि कोलोइडल सोल पे कैसा चार्ज है। तो उसको यह बताता है कि कोगुलेटिंग आयन की कोगुलेशन करने की पावर जो होती है, कोगुलेटिंग आयन की कोगुलेशन करने की जो पावर होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, उसके चार्ज पर और उसके मैग्नीट्यूड पर। जितना ज्यादा कोगुलेटिंग आयन पे चार्ज होगा, वेदर नेगेटिव वेदर पॉजिटिव, उतना ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। मेरी बात नहीं समझो, सुनो। ये बताता है हार्डी शूज रूल कि कोगुलेटिंग आयन की कोगुलेशन पावर जो होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो चार्ज देखना पड़ेगा भाई। मान लो अगर कोलोइडल सोल पॉजिटिव चार्ज है तो हमें कोगुलेटिंग आयन का कौन सा चार्ज देखना पड़ेगा? नेगेटिव। और वो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लो मैं आर्सेनिक सल्फाइड या फिर मैं एंटीमनी सल्फाइड ले लूं, Sb2S3। दे आर बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड, बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। तो बताओ कोगुलेटिंग आयन की, इलेक्ट्रोलाइट के कोगुलेटिंग आयन पे कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इसको एनसीईआरटी ये कहती है कोगुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। बट मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड और एंटीमनी सल्फाइड दे रहे हैं नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, तो नेगेटिव चार्ज कोलॉइड के केस में आप कौन सी पावर देखेंगे?
पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन की पावर देखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन देखेंगे और उसकी पावर देखेंगे। एक तो चार्ज पॉजिटिव देखेंगे, ऊपर से उस चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर है। अभी भी नहीं समझे? बताओ Al+3 Ba+2 और Na+ किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी? बताओ इसमें कितना चार्ज है? पहली बात तो ये सोल कैसे चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है, तो आपको कौन सा चार्ज देखना चाहिए था? पॉजिटिव। नेगेटिव से तो कोई मतलब ही नहीं है। बोलो अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो तो इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज देख लिया सभी पे पॉजिटिव। अब देखो कि वो चार्ज सबसे ज्यादा किस पर है? तो इस पर, तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर इसकी होगी। अच्छा, कभी कभी बच्चों ये आपको कंपाउंड के फॉर्म में भी दे देंगे, जैसे ऐसे दे देगा AlCl3 BaCl2 NaCl। बताओ किसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी इन आर्सेनिक सल्फाइड को कोगुलेट करने की? तो आपको ये पहले पहचानो कि ये कैसा चार्ज है। सबसे पहले पहचाना ये नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको किससे लेना देना है? पॉजिटिव चार्ज से। अब पॉजिटिव चार्ज देखो तो ये बताओ AlCl3 में एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? +3। BaCl2 में बेरियम पे कितना चार्ज है? +2। NaCl में Na पे कितना चार्ज है? +1। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? AlCl3 की, BaCl2 की, देन NaCl। तो अगर आपका कोलॉइड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो आप कोगुलेटिंग आयन का पॉजिटिव चार्ज देखोगे। कोगुलेटिंग जो आयन है उस पर कौन सा चार्ज देखोगे? पॉजिटिव। और वो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। तो तभी तो मैंने बोला है कोगुलेटिंग आयन की जो कोगुलेटिंग पावर है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, चार्ज और मैग्नीट्यूड पर। ये नीट में पूछा गया था 2019 में, ये नीट में पूछा गया था 2019 में। ये नीट में पूछा गया था 2019 में। कोगुलेटिंग आयन की जो कोगुलेटिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और मैग्नीट्यूड की। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और मैग्नीट्यूड के। जितना ज्यादा वो चार्ज होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उतनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। जिसको एनसीईआरटी ने कह दिया जितना ज्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयन पर उतनी ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। अभी भी नहीं समझे? चलो एक और एग्जांपल से समझाते, एक और एग्जांपल से। मान लो बच्चों, मान लो, बहुत ध्यान से सुनो, मान लो आपका FeOH का होल थ्राइस किस तरीके का कोलोइडल सोल है? पॉजिटिव चार्ज। तो आप मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट की कौन सी पावर देखोगे? इलेक्ट्रोलाइट जो आपने ऐड किया है उसमें किस आयन को देखोगे? नेगेटिव चार्ज आयन को देखोगे। और नेगेटिव चार्ज आयन पर जो नेगेटिव चार्ज देख लिया, अब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखोगे। जितना ज्यादा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। सबसे पहले FeOH का होल थ्राइस एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसमें किस चार्ज को देखोगे? नेगेटिव। और उस चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अच्छा ये बताओ, ये 4 इलेक्ट्रोलाइट के मैंने कोगुलेटिंग आयन लिख दिए नेगेटिव चार्ज, तो बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पर है? सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पर है? तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर इसकी होगी। मतलब ये इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी इसको कोगुलेट करने की। उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तो पहली बात तो चार्ज देखा जाता है, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड है तो नेगेटिव चार्ज देखा जाएगा, और फिर उस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखा जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी, उतनी ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। मेरी बात समझो, उतनी ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। FeOH का होल थ्राइस पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन देखोगे? नेगेटिव चार्ज आयन देखोगे, फिर उस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखोगे, सभी नेगेटिव है। बताओ किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है? इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। रफ कर दो। ये हमारा हार्डी शूज रूल हो गया बच्चों, दोनों एग्जांपल से कर लेना। हार्डी शूज रूल बहुत ज्यादा पूछा गया है, जी में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही आसान टॉपिक है। हार्डी शूज रूल ये कहता है जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयन की उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। एनसीईआरटी में वैलेंसी बोला है, बट मैं नीट में पूछा था ये बताओ हार्डी शूज रूल किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे
और मैग्नीट्यूड पे भैया पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कौन सा चार्ज उसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो चार्ज पे डिपेंड करता है, फिर उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। बोलो जल्दी। अब बच्चों एक वर्ड और आता है कोगुलेटिंग वैल्यू। बच्चों एक वर्ड और आता है कोगुलेटिंग वैल्यू। अच्छा, कोगुलेटिंग वैल्यू कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल्स पर लीटर में मेजर किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द कोलोइडल सोल, टू न्यूट्रलाइज द कोलोइडल सोल इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर किसी कोलोइडल सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना कंसंट्रेशन मिलीमोल में रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उसको उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। भैया जितना कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल्स में रिक्वायर्ड होगा किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोलोइडल सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 आवर में, उसको बोला जाता है कोगुलेटिंग वैल्यू उस इलेक्ट्रोलाइट की। नहीं समझे? अरे भैया कंसंट्रेशन है किसी, अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट जो तुम ऐड कर रहे हो, जो इलेक्ट्रोलाइट तुम ऐड कर रहे हो उसका क्या रिक्वायर्ड है, कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, किस में मेजर किया जाता है, मिलीमोल में मेजर किया जाता है, मिलीमोल पर लीटर में। किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज कोलोइडल सोल, और कितने घंटे में न्यूट्रलाइज करता है, 2 आवर में। इसी को बोला जाता है उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू। अच्छा ये बताओ किसी का कम अमाउंट सफिशिएंट है कोगुलेशन करने के लिए, तो बताओ उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। मान लो किसी बच्चे की, अच्छा मैं बोलूं कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ता है और एक बच्चा 4 घंटे पढ़ता है सेम टॉपिक को, तो वो 2 घंटे में उतना टॉपिक सीख जाता है, ये 4 घंटे में उतना टॉपिक सीखता है। बताओ सीखने की पावर किसकी ज्यादा है, जिसने कम आवर्स में जिसने पढ़ाई करी, जिसने 2 घंटे में सीखा है। उसी तरीके से अगर मान लो किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है कोगुलेशन करने के लिए, किसी की कोगुलेटिंग वैल्यू अगर ज्यादा है इसका मतलब उसका ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। अगर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब उसकी कोगुलेटिंग पावर वीक है। नहीं समझ रहे हो बात को भाई, ये जिसका अगर मान लो किसी चीज का ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है इसका मतलब उसकी पावर वीक है, और किसी का कम कंसंट्रेशन ही कोगुलेशन कर देता है इसका मतलब उसकी पावर स्ट्रांग है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोगुलेटिंग पावर कोगुलेटिंग वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है, कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है, इसका मतलब कोगुलेटिंग वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है मिलीमोल्स में टू कोगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी की कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है मिलीमोल्स में टू कोगुलेट द कोलोइडल सोल, सॉरी टू कोगुलेट द कोलोइडल सोल, टू कोगुलेट द कोलोइडल सोल, सॉरी बच्चों भाव में बह जाते हैं। अगर किसी की कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब है उसका ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है मिलीमोल्स में टू कोगुलेट द कोलोइडल सोल, इसका मतलब उसकी कोगुलेट करने की पावर कम है, तभी तो ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, करने की पावर कम है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है जी। अच्छा ये बताओ किसी का कम अमाउंट ही सफिशिएंट है, अगर मान लो किसी का कम अमाउंट ही सफिशिएंट है, किसी चीज का कम अमाउंट ही सफिशिएंट है, तो उसके कोगुलेट करने की पावर ज्यादा है, और किसी का ज्यादा अमाउंट मिलाना पड़ रहा है उसको कोगुलेट करने का, इसका मतलब उसकी कोगुलेटिंग पावर कम है। तो कोगुलेटिंग पावर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोगुलेटिंग वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, मिलीमोल्स में जितना कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायर्ड है टू कोगुलेट द कोलोइडल सोल इन 2 आवर्स, उसी को बोला जाता है उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग कोगुलेटिंग वैल्यू है, उसके अगर आपको मैं कोगुलेटिंग वैल्यू दे दूं, आपको बोलो कोगुलेटिंग पावर के हिसाब से अरेंज करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
जिसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब उसका कम अमाउंट ही सफिशिएंट है कोगुलेशन करने का। किसी की कोगुलेटिंग पावर कम, इसका मतलब उसका ज्यादा अमाउंट चाहिए कोगुलेशन करने के लिए। हार्डी-शूज रूल बहुत आसान है। हार्डी-शूज रूल ये कहता था कॉलोइडल सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कॉलोइडल सोल को कोगुलेट करने के लिए जो आपका कोगुलेटिंग आयन है उसका जो चार्ज देखोगे, फिर उस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखोगे। जितना ज्यादा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। जिसको एनसीईआरटी ने कह दिया कोगुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, वैलेंसी में नेगेटिव और पॉजिटिव कंसीडर नहीं करते, वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी कोगुलेटिंग पावर होगी। बच्चों आज का मैंने ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ा दिया है। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, आज के बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।